नमस्कार आप सभी का। मैं डिकोडिंग लाइस एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि है शिवांक यादव जी। भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपको मैं बहुत दिन से चैनल पे नमस्कार। लाना चाहता था। तो आप सभी को जी, पता ही होगा कि शिवांक जी क्या हैं, क्या काम करते हैं। फिर भी अगर जिन दर्शकों को नहीं पता कि आप क्या करते हैं, तो शिवांक जी मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा अपने बारे में, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवांक यादव है और जी। हम लोग एक संगठन बना के काम कर रहे हैं, जिसका नाम है हम्म। भारतीय परिवार। आज से कुछ साल पहले हमें जब ये बात समझ आई कि भई दुनिया के अंदर क्या परेशानी है, क्योंकि जब हम्म। घर से निकले तो ये चीज़ देखी कि भई इतना लोग गरीब क्यों हैं? आज भी भारत हम्म। के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, इतना चीज़ें आगे आ गई हैं टेक्नोलॉजिकली, तो उसके बाद भी लोग गरीब कैसे हैं? वो टेक्नोलॉजी लोगों की भूख नहीं मिटा पा रही क्या? या फिर इतना समाज में इतना अन्याय क्यों है भई? कोई किसी इतना क्राइम क्यों है? तो जब हम्म। बहुत सारी समस्या देखी तो फिर देखा कि इसका क्या कर सकते हैं। तो जब अध्ययन करने गए तो फिर देखा कि भई इसके पीछे तो एक अर्थव्यवस्था है, बहुत गहरी अर्थव्यवस्था है, जिसकी वज़ह से आज भी हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो सोच रहे थे कि भई 1947 जब अंग्रेज़ यहाँ से गए उसके बाद हम कर लेते। लेकिन हम्म। वो चीज़ें नहीं कर पाए उस वज़ह से। तो जब अर्थव्यवस्था समझ आई तो फिर ये देखा कि अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है। ये जो अर्थव्यवस्था हम्म। चल रही है, ये किसी के हाथ में है और किसी ने किसी समय पे इस पे अपना शासन कर दिया, इसको संचालित करने की ताकत अपने हाथ में ले ली। तो जब ये बात समझ आई तो फिर लगा कि भई ये जो नेता है फिर जब जिनको हम बिठा रहे हैं, अगर इनके हाथ में वो संचालन की शक्ति नहीं है और किसी और के हाथ में है, तो फिर हम्म। इसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम्म। करने की दिशा में आगे बढ़े तो फिर एक संगठन का निर्माण हुआ जिसमें हम लोग जुड़े। फिर एक कार्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने जैसे और युवाओं को एक तैयार कर रहे हैं कि एक ताकत बने देश के अंदर, ताकि आगे चल के सरकार से एक जी, जी। लड़ाई की जा सके, एक ताकत बना हाँ। के। तो उसके लिए युवाओं को भी हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस चीज़ को समझ के और नेतृत्व अपने हाथ में ले, अपना पूरा समय इस कार्य में दे, ना कि जी, जी। नौकरी करते हुए साथ में आए। तो अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ में हैं, यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि युवा उसको देखे और देखने के बाद हमसे संपर्क करे। जी, जी, जी। जी। तो भाई जी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन और रसिया के विषय पर, जो कि एक वैश्विक मुद्दा आज के समय में बन चुका है और सबसे ज़्यादा जी, बर्निंग टॉपिक है। तो बिल्कुल। मैं जो मीडिया में दिखाया जा रहा है मैं उससे रिलेटेड बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि इससे पीछे का फैक्ट क्या है। दरअसल क्या इसके पीछे की हुँ, सच्चाई है? दरअसल मीडिया तो वही दिखाएगी जिसको पे किया जाता है, पेड होते हैं मीडिया। उससे बिल्कुल। रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा कि क्या हुँ। सच में ये रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है या फिर केवल मीडिया मैनिपुलेशन ही हो रहा है? नहीं, देखिए अगर हमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जैसे हुँ। कि आजकल एक शब्द बड़ा चल रहा है जो कि पश्चिम मुँह से या अंग्रेज़ी मुँह से बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेसी हुँ। थ्योरी का नाम दिया जाता है। यहाँ पे अभी भारत के अंदर वो एक उसको उसका एक शब्द है षड्यंत्र, कि भई जी, जी। दुनिया में कुछ लोगों का षड्यंत्र है दुनिया पे शासन करने का, जो कि एक सच बात है। लेकिन हुँ। उसी के अंतर्गत चलते हुए फिर बहुत सारी अफ़वाहें भी उड़ जाती हैं। हुँ, हुँ। बहुत सारी अफ़वाहें भी उड़ी हुई हैं कि भई ये जो षड्यंत्र है, ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग नहीं असलियत में एलियंस हैं। ऐसी अफ़वाह उड़ी हुई है, ठीक है? हाँ, हाँ। और उसी के अंतर्गत फिर ऐसी अफ़वाह भी उड़ जाती है कि भई जब इनका पूरी दुनिया के ऊपर शासन है, तो कोई भी दुनिया में जो चीज़ हो रही है, वो इनके बिल्कुल जैसा ये चाहते हैं वैसा ही होता है दुनिया में। लोग हुँ, ऐसा भी हुँ। सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। दुनिया हुँ, में हुँ। आज अगर इन लोगों का पूरा शासन हो गया होता, तो आप और मैं इस तरीके से बात नहीं कर पा रहे होते। जी, जी। आप और मैं नहीं बात कर पा रहे होते अगर इंटरनेट तक पे इनका कब्जा हो गया होता, जो कि नहीं है, आज नहीं है। इंटरनेट एक हुँ। आप एक तरीके से समझिए, एक ये जो इंटरनेट के ऊपर कंपनियां हैं जैसे यूट्यूब हो गई या फिर फेसबुक हो गई, ये उनके कंट्रोल में है। हुँ, या हुँ। ट्विटर हो गया, कंपनी इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट पे उनका कंट्रोल नहीं है। इंटरनेट पे आप जो अपनी वेबसाइट बना के अगर लोगों को दिखाना चाहते तो दिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी हुँ। वेबसाइट है जिनके ऊपर पूरे तरीके से षड्यंत्र के बारे में ही बातचीत है कि भाई 9/11 में क्या हुआ था, हर चीज के ऊपर, लेकिन वो वेबसाइट चल रही है आज भी, हम लोग देखते हैं। बाहर की है, हाँ। विदेश की है वो। तो ऐसा नहीं है कि भाई इन लोगों का पूरा शासन हो गया है और दुनिया में एक एक चीज बिल्कुल जैसा ये चाहते हैं वैसा होता है।
तो वो बात लोगों को दिमाग से निकालनी चाहिए जो सोचते हैं कि षड्यंत्र है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, दूसरी बात है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि षड्यंत्र ही नहीं है, वो भी गलत है, ऐसी बात भी नहीं है। तो इनके कहीं बीच में सच्चाई होती है। एक बात ये कि भाई दुनिया में षड्यंत्र है, और इतना षड्यंत्र है कि ये लोग एलियन है और इनको हराया नहीं जा सकता, और दुनिया में एक एक चीज इनके अनुसार ही हो रही है। एक दूसरी बात ये है कि षड्यंत्र ही नहीं है, तो ये भी बात भी नहीं है। इसके कहीं बीच में बात है कि भाई है, इन लोगों का शासन है दुनिया के ऊपर, दुनिया में बहुत चीजों के ऊपर इन लोगों का इन्फ्लुएंस है। दुनिया में बहुत सारे देशों में कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन उस देश की रिजर्व बैंक या फिर उस देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नर कौन बनेगा, वहां तक इनका शासन है। उसमें भारत भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, बहुत सारे देश आ जाते हैं, अमेरिका आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, यूरोप के देश आ जाते हैं बहुत सारे, जापान आ जाता है। तो इसके अंदर इन लोगों का हस्तक्षेप है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनमें इनका हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है। उसमें से कुछ हम देखते हैं, और कभी होता है कभी नहीं भी होता है। ऐसा भी होता है कि किसी जैसे इतने सालों में कि 5-6 साल के लिए इनका इन्फ्लुएंस रहा उस देश में अपनी एजेंसी के द्वारा। जैसे रूस है, रूस के अंदर कभी इन्फ्लुएंस रहा कभी नहीं रहा, ऐसा भी रहा है। एक समय पे जार इनके विरुद्ध खड़े थे, जो रूस के जार थे वो विरुद्ध में खड़े थे, तो उनको इन्होंने मरवाया कई बार, कई जार को इन लोगों ने मरवाया। मरने के बाद फिर अपने लोग भी बिठाए रूस के अंदर, जैसे लेनिन इन्हीं के लोग थे, लेनिन जो बैठा, ट्रॉट्स्की जो बैठा, ये लोग इन्हीं के लोग थे। तो ऐसे अपने लोग भी बिठाया, रूस को बहुत बेचा उन लोगों ने, रूस में सारी विदेशी कंपनियां खुलवा दी, सारी रूस की संपत्ति बाहर चली गई। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय इनका ही कंट्रोल रहा रूस के अंदर। रूस में बहुत सारे ऐसे नेता भी आए जो इनके कंट्रोल में नहीं थे। तो उसी तरीके से जैसे आज ये पुतिन है, तो ये पुतिन क्या है, जो ये जो युद्ध हो रहा है असलियत में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मीडिया सब कुछ गलत ही दिखा रही है, झूठ दिखा रही है, ऐसा भी नहीं है। युद्ध हो रहा है, युद्ध की कवरेज तो मीडिया कर रही है कि वहां पे युद्ध हुआ है, रूस उसके ऊपर मिसाइल गिर रहा है। अब कई लोग इसमें सोच रहे हैं कि ये युद्ध जो शुरू करने की है, ये जिम्मेदारी पुतिन ने ली है और पुतिन इन्हीं का आदमी है। तो हम ऐसा कह नहीं सकते पूरा का पूरा, अभी तो नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि ये जो पुतिन की दिक्कत है कि भाई पुतिन जो बहुत साल से कह रहा है कि नेटो उसको दिक्कत दे रहा है, नेटो उसको दिक्कत दे रहा है, उसके आसपास के सारे देशों को नेटो में शामिल कर दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका ने नेटो जो संगठन बनाया था वो बनाया ही इसलिए था कि उसे जो दुनिया के अंदर अपनी एक विश्व सेना का निर्माण करना है, इन लोगों को करना है अमेरिका के माध्यम से। इसलिए में अमेरिका कुछ नहीं है, ये जो लोग हैं जो जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं, इन लोगों की मंशा है कि दुनिया के अंदर एक सेना हो, एक सरकार हो, एक करेंसी हो। तो उसके अंतर्गत इन्हें दुनिया में एक सेना की स्थापना करनी है। तो उसके अंदर नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था जो कि रूस को टैकल करे, क्योंकि रूस इनकी बात नहीं मानता है बहुत साल से, नहीं उसमें अपने आप को लेके आता है। तो उसके लिए इन लोगों ने नेटो का निर्माण किया कि भाई नेटो उसको टैकल करेगा, एक ऐसा संगठन जो कि सैन्य रूप से रूस को हमेशा डराता रहे, धमकाता रहे। लेकिन रूस उसकी उस बात में नहीं आया है, और अब पुतिन भी ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे इस संगठन में मैं कोई समर्थन नहीं देना चाहूंगा, और अगर मेरे पड़ोसी देशों को तुम शामिल करोगे तो उनके ऊपर फिर आक्रमण भी करूंगा, क्योंकि रूस के पास और कोई तरीका रहा नहीं इसके अलावा और कुछ करने का। क्योंकि अगर यूक्रेन भी शामिल हो, क्योंकि उसके आसपास के सारे देश शामिल हो गए हैं, अब यूक्रेन बचा, यूक्रेन की सीमा बिल्कुल सटी हुई है। तो अगर वो भी शामिल हो जाता है तो फिर आप ये समझो कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो बिल्कुल रूस की, बिल्कुल ऐसे समझो कि उसकी बाउंड्री पे आके उन्होंने रख दी अमेरिका ने, और वहां से रूस की राजधानी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया कोई भी, तो इसलिए रूस इस चीज से बहुत खफा था बहुत समय से। पुतिन ये बात बताता भी आ रहा था कि भाई नेटो का विस्तार रोक दो, रहने दो, मत करो, लेकिन नहीं मान रहे थे। तो अब उसने फिर अपना एक्शन लिया। इसमें देखो अमेरिका का क्या है, अमेरिका का दोनों तरफ फायदा ही फायदा है। रूस को उंगली करी इन लोगों ने, पहले उंगली करी इसलिए रहते कि अगर रूस आक्रमण कर देगा तो भी हमारा फायदा, क्योंकि अब इतने हथियार बिके इन लोगों के, उसमें की कोई हद नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है, इतने हथियार खरीदे जा रहे हैं पूरी दुनिया में जब युद्ध होता है तो भी इन लोगों का फायदा होता है। तो उसमें अमेरिका को कोई नुकसान नहीं था अगर रूस युद्ध छेड़ देता तो, और रूस युद्ध ना छेड़े तो अमेरिका का फायदा है ही कि भाई यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आगे धमकाने के लिए रहेगा। मतलब उसकी पूरी 10 उंगलियां घी में है अमेरिका की। उसे अगर
रूस युद्ध कर दे तो भी फायदा है, रूस नहीं करता तो फायदा था ही। तो उसको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो भी बीच में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है होने दो, बढ़ने दो युद्ध, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचना कि भाई रूस भी इस षड्यंत्र में शामिल है कि दुनिया में विश्व युद्ध करवाना, तो ये अभी तो फिलहाल बात नहीं है, क्योंकि ये लोग उंगली करते हैं जानबूझ के कि कोई देश शुरू कर दे, फिर हम उसमें षड्यंत्र में शामिल हो जाएंगे। तो जी जी। इस तरीके से ये लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि रूस पूरी तरीके से इनके कब्जे में है या पुतिन जो है वो इन्हीं का आदमी है, हम ये अभी तो नहीं कह सकते फिलहाल के लिए, अभी तो फिलहाल नहीं है, ये उसकी सच में दिक्कत है देश की। तो यही है इसमें बात कि भाई पूरे तरीके से तो नहीं है रूस इनके कब्जे में फिलहाल। तो शिवांग भाई, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने कहा कि रूस इनके कंट्रोल में नहीं है, तो अगर कुछ सोर्सेस के माने तो रूस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल देश है। वो जब चाहता तब यूक्रेन पर, अगर वो अच्छी तरीके से भी अटैक करता, फिर भी वो एक हफ्ते में यूक्रेन को कब्जा लेता। बट आज अगर हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारे दिन, मतलब 20-25 दिन हो चुके हैं इसको स्टार्ट हुए, हम्म और शायद लगभग हम्म 1 महीना हो गया अगर गलत नहीं हो तो। हम्म तो हम्म। वो क्यों नहीं कर पाया है? इसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं देखिए, इतना आसान भी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है। अगर हम एक तरीके से देखें तो चाहे कितना भी ताकतवर हो, यूक्रेन भी हम्म एक बड़ा देश है, यूक्रेन बड़ा देश है, उस पर अपनी भी सेना थी और उसको शुरुआत से ही मदद भी तो मिल रही है। आप शुरू से खबर में देख ही रहे होंगे कि जो आस पड़ोस के जो देश हैं जो नाटो में शामिल है वो उसको हथियार मुहैया करा रहे हैं, अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, उसको दुनिया भर से हथियार मिल रहे हैं। जो पूरी यूरोप के जितने देश हैं, जितने देश शामिल है नाटो में, और खुद अमेरिका जब उसको हथियार इतनी शुरुआत से ही दे रहा है, उसको टैंक दे रहा है, उसको सारी मिसाइल्स दे रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उसको सब चीज दे रहा है। उसके पास पहले से अपनी भी सेना थी, बड़ा देश, बड़ा भूखंड है, अगर आप देखें तो यूक्रेन बहुत बड़ा है, तो उसमें अपनी भी सेना थी। तो इतना आसान होता भी नहीं आप कि सीधा घुसे, बहुत बड़ी ताकत है, सीधा घुस के सीधी राजधानी कैप्चर कर ली, ठीक है, इतना भी हम्म आसान नहीं है। इतना हमें लगता है कि भाई सीधा घुस के सीधा कैप्चर कर लेगी, इतना आसान भी नहीं होता है। शुरुआत से हथियार मिल रहे हैं, खुद की भी ताकत थी, तो थोड़ा समय लगेगा, हार जाएगा ये पक्का पता है, हारेगा जरूर हम्म यूक्रेन, उतना ताकतवर नहीं है। अगर रूस पूरा अभी धीरे धीरे अपना अटैक बढ़ाएगा भी तो हारेगा, लेकिन ये भी नहीं है कि तुरंत एकदम एक हफ्ते में कब्जा कर लेगा, इतना आसान भी नहीं होता। भारत भी आज पाकिस्तान पे आक्रमण कर दे तो एक हफ्ते में कब्जा नहीं कर पाएगा, या चीन जो कि हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है हर चीज में, उसके पास हर चीज हमसे ज्यादा है, मिसाइल से लेके टैंक से लेके सेना से लेके सब कुछ ज्यादा है, वो भी एक हफ्ते में नहीं कैप्चर कर पाएगा भारत को तो, या पाकिस्तान को ही, इतनी जल्दी नहीं। जब तक अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियर की धमकी दे दी, न्यूक्लियर चला दिया तो है ठीक है, फिर एक हफ्ते में हो जाएगा कैप्चर। लेकिन अगर आपको सेना भेजनी है तो इतना आसान होता नहीं है, वैसे जितना सुनने में लग रहा है ना कि भाई एक हफ्ते में कैप्चर हो जाता, होता नहीं है। हम्म मेहनत कर रहे हैं, वो भी घुस रहे हैं अंदर लगातार, बहुत कर रहे हैं, मिसाइल उनकी तरफ से भी आक्रमण हो रहा है, उनको खूब मदद मिल रही है यूक्रेन को, वो बात कौन देखेगा, हम्म वो भी तो मिल ही रही है ना। तो ऐसा नहीं है हम्म कि युद्ध लंबा खींचने के लिए लोग कर रहे हैं जानबूझ के, रूस को नुकसान भी होता है, नुकसान तो हो ही रहा है, उनके लोग मर रहे हैं, हम्म लोग तो मर ही रहे हैं ना, सेना के लोग तो मर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के युद्ध बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका को फायदा होता है, वो जी जी। चाहता नहीं रूस करना। आपको एक चीज थोड़ा अलग सी नहीं लगी कि इस युद्ध में इसराइल का एकदम न्यूट्रल रोल है? ना ही वो यूक्रेन की तरफ दिख हम्म रहा है और ना ही रसिया की तरफ। इसके पीछे का क्या हम्म। कारण हो सकता है? हाँ, अभी ऐसा कोई रोल नहीं दिखा रहा है इसराइल, क्योंकि इसराइल की हम्म पैरवी करने के लिए अमेरिका तो है ही, अमेरिका का जो स्टैंड है वो इसराइल का स्टैंड है, तो इसराइल को हम्म अलग से कोई ऐसा स्टैंड लेने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, मतलब ले नहीं रहा है वो, उसकी वही मर्जी है, नहीं ले रहा है अभी फिलहाल जी। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने पूछा कि जब भी कहीं पर वॉर होता है या फिर इससे रिलेटेड जहां पर भी अमेरिका की एंट्री होती है, उसके पीछे हम्म। इसराइल जरूर बैक करता है पीछे से, कि और वो सामने आकर बोलता भी है कि हम किसकी तरफ हैं। ज्यादातर वो अमेरिका की तरफ ही होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादातर मैंने क्या, पूछा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि वो अमेरिका की तरफ नहीं है वो, आप ये समझो कि इसराइल यहाँ पर मिडिल ईस्ट में हम्म और उधर अमेरिका है वो एक ही देश, एक हम्म। ही देश समझो उनको, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कभी इसकी साइड ले कभी उसकी साइड, उसकी साइड बहुत पहले से पक्की है, वो एक ही साइड है उसकी, अमेरिकन साइड जो है वो वही साइड है उसकी, वो अमेरिकन ना होके उन लोगों की साइड है जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं, वो उनके लिए इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जगह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत से ही। तो ये तो आप ऐसे समझो है एक ही है, ये कभी किसी की हम्म ऐसी साइड वाइड नहीं लेते। अब ये तो साइड लेने के लिए कुछ दूसरे देश हैं न्यूट्रल, भारत जैसे जो कमजोर देश हैं वो साइड लेने की उसमें होते हैं, इनकी कोई साइड नहीं होती कभी, हम ये भी साइड नहीं लेंगे, हम वो भी साइड नहीं लेंगे,
इनका भारत जैसे कमजोर देशों का ये होता है भाई, जो ताकतवर है वही तो साइड लेने की स्थिति में होता है। अमेरिका ताकतवर है तो उसकी अपनी हेकड़ी है, भाई दुनिया पे शासन करूंगा। चाइना ताकतवर है तो चाइना कह रहा है मैं नहीं करने दूंगा शासन। रूस ताकतवर है तो कह रहा है मैं नहीं करने दूंगा। भारत कमजोर है तो कहता है कि जी ठीक है, हम तुम करते रहो शासन, हम तो आराम से है। तो ये तो कमजोर आदमी का होता है कि वो साइड नहीं ले रहा। तो इसराइल ऐसा कमजोर देश नहीं है, उसको बैक करने के लिए अमेरिका, आप इसराइल में अपनी एक सेना भेज के देख लो या कोई भी देश भेज के देख लो, देखो अमेरिका परमाणु बम ना गिर दे किसी देश पे। तो उसको ऐसे वो अमेरिका वहां है या इसराइल यहाँ है, उनको अलग अलग मत समझो, समझो एक ही देश है वो। जिस तरीके से आप हर तरफ देख रहे हैं कि अशांति का माहौल है पूरी दुनिया में, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है? अशांति का माहौल देखो ये तो निश्चित था। आज से 6-7 साल पहले जब हम लोग इस चीज पे थोड़ा अध्ययन कर रहे थे तो ये सब बातें हमारे सामने आई थी कि भाई दुनिया इस ओर बढ़ेगी। दुनिया में इस तरीके के बायोलॉजिकल वेपन लाए जाएंगे, भाई वायरस, इस तरीके के मैन मेड वायरस बनाए जाएंगे और उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। ये बात तब हमें इस बारे में पता था। और उसके बाद कि भाई वर्ल्ड वॉर करवाया जाएगा, इस बारे में भी थोड़ा बहुत पता ही था कि भाई वो तो करवाया ही जाएगा, एक बार तीसरा भी होगा। उसके बाद फिर ये जो अब इनको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है, तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको ये युद्ध करवाने के बाद, दुनिया की करेंसी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने के बाद, क्योंकि दुनिया में मंदी लेके आएंगे ये लोग। मंदी जब आ जाती है तो मंदी के बाद फिर देशों को ये समझाएंगे कि भाई ये जो इतनी मंदी आती है दुनिया में, इतनी महंगाई हो जाती है, उसके लिए हमें एक सिंगल करेंसी चाहिए जो कि स्टेबल होगी। जैसे अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भाई अब दुनिया में अगर कभी भी कोई ऐसा पेंडेमिक आ गया तो उसके लिए हमें एक रूल बनाना चाहिए कि भाई सारे देश उस पर एग्री कर जाएं एक बारी में। तो इस तरीके की चीजें लेके आते हैं कि फिर देश अपने आप उस पे अपने आप घुटनों पे आ जाए और फिर एग्री करे। तो इन्हें वो वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ लेके जाना है चीजों को, कि सरकारें दुनिया की कमजोर दिखाई जाए कि भाई अलग अलग सरकारें, बटी हुई सरकारें कमजोर हैं और संयुक्त सरकार मजबूत है। तो वो संयुक्त करके उस पर शासन कौन करेगा? ये लोग करेंगे, मोदी थोड़ी ना करेगा शासन। तो ये इन लोगों का शासन उस संयुक्त सरकार पे इन्हें वहां लेके जानी चाहिए कि दुनिया का संचालन जैसा वो चाहे वैसा हो। हमारे किसी आदमी को वोट चुन के भेजने का कोई मतलब नहीं है फिर उसमें। वो जो बताएंगे, वो जो अर्थव्यवस्था बताएंगे, वो अर्थव्यवस्था भारत में लागू होगी। वो अगर बताएंगे कि लोग जीन्स पहनेंगे तो लोग जीन्स पहनेंगे। भाई लोग 2 टाइम का खाना खाएंगे या 1 टाइम का खाना खाएंगे, ये बात वो निश्चित करेंगे। हमारे नेता या हम लोग निश्चित नहीं कर पाएंगे अपने आप। तो इस बात का निर्णय वो करेंगे कि कैसे चलेगी दुनिया। उन्हें वहां लेके जाना है चीजों को। और उसी कड़ी में दुनिया आज बढ़ रही है उस तरफ। दुनिया में जो शांति फैला रहे हैं ये लोग फैला रहे हैं। भाई युद्ध करवा दिया, युद्ध करवाएंगे और युद्ध करवाने के बाद उसे छेड़ दिया, युद्ध करवाने के बाद उसमें खुद युद्ध में उतरवाएंगे देशों को, बर्बाद हो जाएंगे देश। उसके बाद करेंसी अपनी लेके आएंगे, करेंसी के बाद फिर बोलेंगे भाई एक सरकार होनी चाहिए। सब सरकारें एग्री कर रही हैं, सब सरकारें कह रही हैं कि हाँ भाई अलग अलग सरकारें अच्छी नहीं है, एक सरकार अच्छी है। सब सरकारें कहने लगेंगी, ये मोदी अपने भाषण में इस बात को बोलने लग जाएंगे कुछ साल बाद। ये हो जाएगा, बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी। लोग इस बात को स्वीकार करने लग जाएंगे भारत के लोग कि हाँ भाई होना चाहिए। अब जब ये लोगों के हाथ में RFID चिप लगवाएंगे तो यही बहाना तो बताएंगे कि भाई आपके बच्चे खो जाते हैं और बहुत बच्चे अगर खो गए तो उनको कैसे ढूंढोगे, आपको बहुत मदद मिलेगी, आप जब ऑफिस में जाओगे तो आपने बस ऐसे स्कैन किया आप ऑफिस में जा सकते हो। तो सब कंपनी वाले बोलेंगे हम अपने सब एम्प्लॉय के हाथों में चिप लगाएंगे कि भाई कोई अपने एम्प्लॉय काम कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता लगाए। तो वो लगवा देंगे। तो लोग भाग भाग के लगवाएंगे उसे कि हाँ भाई होनी चाहिए। कहीं हम पेमेंट करने के लिए जब है ना, अब पेमेंट करने के लिए बताएंगे कि भाई आपको कोई पेमेंट करनी है, ऐसे स्कैन कर दिया पेमेंट हो गई, तो लोग खुश होकर लगवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत। तो इन्हें चीजों को उस तरफ लेके जाना है कि ये इनकी सर्वेलेंस में रहे चीजें, ये देखते रहे कौन आदमी क्या कर रहा है, कोई हमारे विरुद्ध बात तो नहीं कर रहा। आज हम जो बात कर पा रहे हैं, आज से मुझे नहीं लगता आज से 6-7 साल बाद हम इतनी बात भी कर पाएंगे, या 10 साल बाद, क्योंकि और कंट्रोल इनका मजबूत होने वाला है उस चीज में। तो समय तो अभी है, अगर कुछ करना है इसके विरुद्ध में समय अभी है। इनको कंट्रोल की तरफ चीजें लेके जानी है कि हमारे द्वारा पूरी दुनिया कंट्रोल हो, हम जो चाहें वो हो। दुनिया में जितने इनके हिसाब से दुनिया में लोग ज्यादा है, लोग संसाधनों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उनके हिसाब से लोग कितने लोग क्यों चाहिए, तो ये चाहते हैं कि लोग को खत्म करो, बाकी के लोगों को अपनी ब्लड लाइन के लोगों को रखो और उनकी सेवा करने के लिए कुछ लोगों को रखो, बाकी को खत्म करो। अब खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके देख रखे हैं भाई। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लेके आ गए,
और ऐसे सीड्स जिनके खाने के बाद लोगों में इनफर्टिलिटी की दिक्कत अब ज्यादा आ रही है। इस हाँ, तरीके के पनीर वो टिक्का टीके, हाँ टीके लगा रहे हैं इस तरीके के, भाई लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं। आप देखो जब से टीके लगने शुरू हुए तब से वो वाली पीढ़ी जो जिनकी अब शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, उनको बच्चे आने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक एक भी नहीं हो रहा शहरों में। तो ये तो चाहते ही है कि भाई धीरे धीरे कम हो जनसंख्या इन लोगों की। तो ये उन्हें उस तरफ चीजों को लेके जाना है। एक आदमी को इतनी टेंशन वाले माहौल में बनाया। इनका हमें ये समझना पड़ेगा इनकी ताकत का मूल क्या है। भाई ये जो राक्षस है, इस राक्षस की जान कहाँ पर है? तो जान में हमें समझना पड़ेगा कि इनके हाथ में दुनिया की अर्थव्यवस्था आ गई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इन्होंने कब्जा कर दिया एक समय पे। जब ये लोग सोनार थे, सोनार के बाद इनके हाथ में कैसी व्यवस्था लग गई, इन्हें समझ आ गया कि भाई हम जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। और जब ये बात समझ आ गई तो फिर इन्होंने सरकारों को फाइनेंस करना शुरू किया, कर्ज पे पैसे देने शुरू करे सरकारों को, इंग्लैंड के राजा को, अमेरिका को पैसे दिए कर्ज पे। तो फिर अपने बैंक बनवा दिए, अपने बैंक इन्होंने स्थापित करवा दिए भाई अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और देशों के अंदर बैंक स्थापित करवा दिए। तो फिर पैसे बनाने का कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। भले ही हमारा यहाँ पे हमारा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उसकी उसमें वो पैसे कितने बनाएगा, क्या उसका मैनेजमेंट, ये जो प्राइवेट बैंक हमारे देश में खोले गए हैं वो कितना पैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसका कंट्रोल पूरा उनके पास है। तो जिसके हाथ में किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था आ जाती है, फिर तो वो हर चीज को निश्चित करता है कि आपके नेता कैसे होंगे, वो ये भी निश्चित करेगा। आपका और मेरा आपस में व्यवहार कैसा होगा, वो भी अर्थव्यवस्था तय करती है। हम प्रेम से रहेंगे या हमारे बीच में झगड़े होंगे, कोई आदमी भूखा रहेगा या उसे 3 टाइम का खाना मिलेगा, ये चीज अर्थव्यवस्था तय करती है। तो इनको एक बात समझ आ गई कि अर्थव्यवस्था अगर कब्जा ली तो पूरी दुनिया हमारे कब्जे में है। तो इसी तो ये बात जब इन्हें समझ आ गई तो फिर अर्थव्यवस्था हाथ में आने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया पे इनका शासन हो गया। आज से अभी ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 300 साल का इतिहास है। इन 300 साल के अंदर इन्होंने अपने हाथ में अर्थव्यवस्था ले ली, अर्थव्यवस्था ली, उसके बाद पूरी दुनिया पे इन्होंने शासन किया। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे संस्थान बना दिए, जो संस्थान मान लीजिए सेहत से संबंधित है, सेहत से संबंधित एक अपनी एक टीम बिठाई, पैसे देके साइंटिस्टों को पैसे देके टीम बिठाई, उनसे एक रिसर्च करवा दी, वो रिसर्च में वो चीज साबित करवा दी कि ये बीमारी इस दवाई से ठीक होगी। तो जो ये पूरा का पूरा ये जो एलोपैथी की दवाइयों का पूरा एक जखीरा है, ये पूरा का पूरा इस पे रिसर्च करवाई कि भाई इस बीमारी के लिए ये ड्रग दो, इस बीमारी के लिए ये वाला ड्रग्स देना है, इस बीमारी के लिए ये देना है ना। जितनी भी नेचुरल पद्धतियां चल रही थी, प्राकृतिक पद्धतियां चल रही थी, उनको प्रचार के माध्यम से कमजोर करवाया, उन पे प्रतिबंध लगवा दिए सरकारों के माध्यम से, उनको गैर कानूनी घोषित करवा दिया और दूसरी तरफ अपनी चीज लॉन्च करवा दी। तो ये ताकत कहां से है इनके पास? पैसे की ताकत है, वो पैसे की ताकत है। संस्थान खड़े कर देना, एक रात में कंपनी खड़ी कर देते हैं। जियो है, जियो कंपनी ने पूरे भारत से सारी कंपनियों का सफाया मिटा दिया। कैसे मिटा दिया? पैसे की ताकत थी, टावर पे टावर लगाते गए, लोगों को ज्यादा कनेक्शन मिल रहे थे, लोग अपने आप जियो पे जाते चले गए। ताकत कहां से आती है? पैसे से ताकत आती है। तो इनकी हमें वो ताकत समझनी पड़ेगी, और वो ताकत समझने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, बैंकों का मायाजाल। क्योंकि उस किताब को बिना पढ़े किसी को भी ये बात समझ कभी नहीं आ सकती कि दुनिया के अंदर बेरोजगारी क्यों है, दुनिया के अंदर भुखमरी क्यों है, दुनिया के अंदर आतंकवाद क्यों है, या दुनिया के अंदर ये युद्ध भी क्यों होते हैं, या अभी तक जो युद्ध हुए हैं ये क्यों हुए हैं और कौन करवा रहा है। ये बात कभी समझ नहीं आएगी अगर हम वो किताब नहीं पढ़ेंगे। तो मैं तो कहूंगा जितने भी लोग इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस किताब को जरूर पढ़े। बैंकों का मायाजाल, उसको bankjaal.com पर जाकर पढ़ सकते हैं लोग उस किताब को पढ़िए। अभी हम एक अपनी एप्लीकेशन भी निकालने वाले हैं, उस एप्लीकेशन पर आप उस किताब को निःशुल्क पढ़ सकते हैं। हमने उसके ऊपर आप पढ़िए उस किताब को। हम उसके ऊपर और किताबें बनाएंगे। अभी हम कुछ किताबें लिखने के एक प्रोसेस में है, वो किताब जब और पूरी हो जाएंगी तो अर्थव्यवस्था का पूरा एक चित्रण आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम इतिहास पे आएंगे कि ये जो लोग शासन कर रहे हैं दुनिया पे, इनका इतिहास क्या है, ये लोग कौन है, ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। उनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था का पूरा समझाने के बाद फिर इनका इतिहास, और फिर हमारा क्या इतिहास था, हम भारत में हमारी क्या व्यवस्थाएं चल रही थी, उसके बारे में। तो अभी हमें किताबों की पूरी एक श्रृंखला बनानी है, लिखेंगे। उसके साथ साथ ही हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं कि भाई ये जो विचार है ये सिर्फ बात करने के लिए बातें नहीं है। बात करने के बाद जो जुड़े युवा वो एक संगठन बना के एक लड़ाई लड़े, क्योंकि बिना लड़ाई लड़े कभी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम मोदी से जाके या जो प्रधानमंत्री है उससे जाके ये बोले कि आप कृपया करके ये कर दीजिए।
या आप ये मत करिए, आप देश में लॉकडाउन मत लगाइए। तो ऐसे बोलने से, रिक्वेस्ट करने से तो कभी नहीं मानेंगे ये लोग, कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से संचालित हैं उन लोगों से। तो आपको ताकत बनानी पड़ेगी। उस ताकत जी, जी, जी। बनाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और यही है कि भाई इसका एक अगर कोई सॉल्यूशन भी है तो सॉल्यूशन ये है कि बिना ताकत बनाए, बिना लड़ाई की तैयारी किए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बच नहीं पाओगे इनकी इस व्यवस्था से। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात चलती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था से आप बच नहीं पाओगे। जो उनके हिसाब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उनके हिसाब से एक नई दुनिया है, वो नई दुनिया उनके हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कोई बढ़िया चीज होगी, बढ़िया कुछ नहीं है। वो उनके हिसाब की दुनिया है जिसके अंदर हर आदमी के अंदर एक चिप लगी हुई है, हर आदमी सर्वेलेंस पे है, और वो जिन लोगों को चाहते हैं कि ये जिंदा रहे तो वो लोग जिंदा है, बाकियों को खत्म किया जा चुका है। वो एक परिकल्पना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, एक शासित समाज, बिल्कुल शोषित समाज जो कि किसी के जी, द्वारा जी। शासन में चल रहा है, वो उस समाज की परिकल्पना है। वो एक स्वतंत्र समाज की परिकल्पना नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जी जी, शिवांग भाई, आपने अभी अपने संगठन के बारे में बताया, जो अभी आपने वीडियो की स्टार्ट में भी बताया था और अभी बताया। तो अगर कोई जागरूक व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, अगर कोई नौजवान आपके कार्य में सहयोग करना चाहता है, तो भाई जी वो कैसे कर सकता है? उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल आप बता दीजिए। देखिए, हम जो संगठन का निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर जो हुँ, भी 18 से 30 साल के नौजवान है, युवा है, वो हुँ, हुँ, हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bankjal.com पर जाकर। बी हुँ, ए हुँ, एन के जे डबल ए एल .com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है जॉइन अस, हमसे जुड़े। हमसे हुँ, जुड़े हुँ, का जो ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद पूरी वेबसाइट में एक प्रश्न खुलते हैं बहुत सारे। उस प्रश्न हुँ, में हुँ, आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि भाई आप संगठन से किस प्रकार जुड़ना चाहते हैं। क्या आप अपना समय देना चाहते हैं, या अगर हुँ, आप हुँ, समय नहीं दे सकते तो क्या आप उसमें कुछ आर्थिक योगदान कर सकते हैं। हुँ, फिर अगर आप समय देना चाहते हैं तो किस स्तर का समय देना चाहते हैं, कि क्या आप अपने जिले में रहते हुए समय देना चाहते हैं, या फिर आप हुँ, पूरा राष्ट्रीय स्तर पे काम करना चाहते हैं, देश में घूम के संगठन का निर्माण करना चाहते हैं, वो भी है। हाँ, और हाँ, आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल। तो इस तरीके की पूरी एक प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली का जवाब जो भी है वो युवा उस पर जाके फॉर्म भरे। हम थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो भी उस पर संपर्क करता है हमसे, जो भी जुड़ रहा है, उससे हम फोन हुँ, पे बात कर लेते हैं। और फिर हम जल्द ही एक तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा हम हुँ, लोग चाहते हैं कि भाई युवा जुड़े, एक बड़ा शिविर कर रहे हैं हम दिल्ली के अंदर। तो उसमें हुँ, हुँ, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उस शिविर में आए। तो उससे पहले वो रजिस्टर कर दे, जुड़े हमसे, हम बात कर लेंगे। और फिर क्योंकि देश में एक संगठन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आपको ये बात समझ आ रही है, जिस भी युवा को थोड़ा सा लग रहा है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो पहले तो हुँ, किताब पढ़ ले, या हमसे संपर्क हुँ, कर ले, हमसे जुड़ जाए। हुँ, हमसे हुँ, संपर्क कर लेगा तो हम किताब दे सकते हैं कि भाई ये किताब पढ़ सकते हो तुम, या और भी कोई विचार उसके दिमाग में है तो बताए कि भाई दुनिया में परिवर्तन ऐसे नहीं ऐसे आएगा, उस पर भी बात करेंगे। हम्म, हाँ, हाँ, तो वो बताए, और उसके बाद एक वैचारिक रूप से जब हम तैयार हो जाएंगे फिर हम एक लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं, जब हम देश में एक नेतृत्व खड़ा कर देंगे। क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि दुनिया में या हमारे देश में जो भी जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें नेतृत्व की कमी रही, नेता की कमी हाँ, रही। कि नेता वो होता है जो दिशा दिखाता है, तो दिशा दिखाने वाले नेता नहीं रहे। वो जो भी नेता है वो किसी कानून को वापस करवाने के लिए आते हैं, या थोड़े से हाँ, समय हाँ, के लिए किसी कोई एक छोटी तत्कालिक समस्या के लिए आते हैं। आज तक कभी भी इस हाँ, देश में इस चीज के लिए आंदोलन नहीं हुआ कि हमें संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करना है। संपूर्ण व्यवस्था हाँ, परिवर्तन, ये जो बैंकिंग की व्यवस्था है, ये जो इन लोगों ने स्थापित करी, जिससे पूरी दुनिया का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ये लोग संचालित कर रहे हैं, उससे हमारी हुँ, हर व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, वो उस पैसे की व्यवस्था से संचालित कर रहे हैं। तो उस व्यवस्था के विरोध में आज तक कभी हमारे देश में आंदोलन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुँ, हुआ। हुँ, हुँ, और वो भी व्यवस्थित, ये नहीं कि कोई एक ही नेता है उसके पीछे लाखों लोग आ गए हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कोई एक नेता है उसको मरवा देते हैं, मरवा हाँ, दिया, हाँ, हाँ, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब क्या हुआ, राजीव दीक्षित जी थे, इतनी मेहनत जी, कर जी, रहे जी, थे देश के लोगों को जगाने में, लेकिन हुँ, उनसे एक गलती हो गई। हमें वो समझना पड़ेगा, हमें अपना इतिहास देखना है। तो हम अपने इतिहास में ये भी देखेंगे कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, हमारे पूर्वजों से क्या गलतियां हो गई, कि भाई हम क्यों हाँ, नहीं हाँ, कर पाए परिवर्तन। तो हम सबके आदर्श हैं राजीव भाई, लेकिन उनसे गलती हुई। जी, गलती क्या हुई
गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने संगठन का निर्माण नहीं किया। संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब ये होता है कि जैसा मैं हूं, मैं अपने ही जैसा एक और व्यक्ति पैदा कर दूं। हाँ भाई कोई एक, मान लीजिए राजीव भाई के पास कोई एक नौजवान आया कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उसको अपने ही जैसा तैयार कर देना, अपने जैसा तैयार कर देना। उसमें थोड़ा सा समय लगता है, शुरुआत में भावना होती है नौजवान के अंदर, लेकिन फिर वो वैचारिक रूप से तैयार होता है। एक थोड़ा उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो उसको तैयार करना पड़ता है, उसको पोषित करना पड़ता है, तो तब जाके वो एक आपकी जैसा खड़ा हो जाता है व्यक्ति, जो कि आपके बिना भी चीजों को संभाल सकता है, आपके बिना भी संभाल सकता है। फिर अगर उसके पास वो फिर लाखों लोगों को लाने की क्षमता रखता है अपने अंदर, जिस प्रकार आप रखते हो। तो राजीव भाई ने वो चीज नहीं की, वो उनसे गलती हो गई। वो सभाएं कर रहे थे, सब जगह जा रहे थे, लेकिन उसमें से काम के लोगों को छांट के उनको अपने साथ संगठन बना के एक ताकत नहीं तैयार करी उन्होंने। वो ताकत जब नहीं तैयार करी, अपना उत्तराधिकारी नहीं तय किया, क्योंकि जब आप सेनापति बनते हो, राजीव भाई उस समय सेनापति बन चुके थे। सेनापति का मतलब क्या, उनके साथ सेना खड़ी थी, बहुत सारी, बहुत लोग थे। तो जब वो सेनापति बन चुके थे, तो उन्हें फिर अपना उत्तराधिकारी चुनना था, अपना उप सेनापति चुनना था, कि भाई अगर कभी मैं नहीं रहूंगा तो फिर मेरे साथ ये रहेंगे, है ना, मेरे बाद ये रहेंगे। अगर कभी मैं नहीं हूं, मुझे कुछ हो जाता है, तो फिर ये है। तो उससे होता क्या है कि अगर कभी मुझे मार दिया जाता है, तो फिर लोग हैं जो मेरी ओर देख रहे थे कि मैं उनका नेतृत्व करूंगा, मैं उनको दिशा बताऊंगा कि क्या करना है, फिर वो जब मैं खत्म हो जाता हूं, तो मेरे बाद उस व्यक्ति की ओर देखते हैं कि भाई आप बताइए, क्योंकि राजीव भाई आपको बोल के गए थे कि अगर कभी वो नहीं रहेंगे तो आप रहेंगे, तो अब आप बताइए। तो उससे क्या होता है कि सेना कभी बिखर नहीं पाती, सेना वहीं रहती है। राजीव भाई के उसमें क्या हुआ भाई, उन लोगों ने देखा, दुश्मनों ने, कि भाई ये जो इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो रही है, ये जो आदमी है जो हमारे विरोध में इतना बोलता है, इसकी कौन सी, इसके पास इतनी ताकत है, तो इनका और कोई सेनापति है क्या? उन्हें देखा कोई नहीं है, तो इसे मरवाओ, एक ही तो है, खत्म करवा दो। खत्म करवा दिया, सेना उनकी चली गई, बिखर गई सारी, सब अपने अपने अलग अलग काम में लग गए। तो हमें उस गलती से सीखना पड़ेगा, उस गलती से सीख के हमें सेनापति तैयार करने पड़ेंगे देश के अंदर, वो सेनापति जो अपने पीछे लोगों को ला सके। तो उनको हमें खड़ा करना पड़ेगा। कितनों को मारेंगे ये लोग, ना किस किस को ढूंढ के मारेंगे? तो आपको उन लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, उन नौजवानों को खड़ा करना पड़ेगा, युवाओं को खड़ा करना होगा, जो फिर एक नेतृत्व कर पाएंगे, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर पाएंगे संगठित रूप में। तो वही एक पूरी तैयारी है। उसके लिए जितने भी, जो भी नौजवान सुन रहे हैं, जो भी वीडियो देखेंगे, 18 से 30 साल के जो भी नौजवान है, वो वेबसाइट पे जाके बताएं कि भाई मैं अपना पूरा समय देना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ इस कार्य से, तो वो बताएं आके, और फिर आगे मिलके काम करेंगे। हाँ हाँ, ये सही बात है कि देशभक्ति की सेवा से बढ़कर कौन सी सेवा होगी। बिल्कुल, ये तो एक किताब है दैशिक शास्त्र, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो निष्काम आपको कर्म करना पड़ता है, भाई बिना किसी कामना के कर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए एक देशभक्ति एक कर्म होता है। वो निष्काम कर्मों में सबसे उच्च श्रेणी का कर्म है। जितने भी निष्काम कर्म है, उनमें सबसे उच्च श्रेणी का कर्म है देशभक्ति। आप अपने देश के लिए, आपकी जो जाति है, आपका जो देश है, जो आपके लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों को उत्सर्ग भी कर देते हैं, तो उससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। यही इसका सॉल्यूशन है, जो आपने कहा कि वे सॉल्यूशन की तरफ है। तो सॉल्यूशन तो यही है कि एक संगठन का निर्माण करके एक तैयारी करनी पड़ेगी। कोई ऐसा इसके कोई शॉर्ट टर्म कोई सॉल्यूशन है नहीं इस तरीके के। जी जी जी। तो दर्शकों, आई होप आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और साथ ही साथ शिवांग जी ने ये भी बताया कि कैसे आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो मैं उन सब युवाओं से ज़रूर कहूँगा, जो भी आप लोग उस योग्य हैं, आप उस जिस भी तरीके से आप देशभक्ति में सहायता कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। और शिवांग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपको अपने चैनल पर समय समय पर बुलाता भी रहूँगा, और जो भी अपडेट हो आप मुझे भी बता दीजिएगा, ताकि मैं भी अपने दर्शकों को बताता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए गुड बाय।